कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे और आप सबको पसंद भी आ रही होगी। आई होप यू आर ऑल लाइक माई वीडियोज। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी। CH41 कॉल में बेबी एनी टाइम वेटिंग। कहते हैं राहत कॉल कट कर देती है। उसके कॉल कट करने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद वो पूरा लड़के के गेटअप में रेडी हो जाती है। वह खुद को मिरर में देखते हुए 10 बजे तक तो घर पर आ जाऊंगी। उसके बाद उस पागल के लिए खाना बनाऊंगी। वैसे भी क्या पता अगर खाना ना मिले तो वह पागल मुझे ना मार डाले। पागल कहीं का सिकनी, पता नहीं कब में से अपना पीछा छुड़ाऊंगी। कहते हुए राहत अपने अपार्टमेंट से निकल जाती है। राहत जब अपार्टमेंट से निकलती है तो रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां देखने लगती है, क्योंकि राहत लड़के के गेटअप में लड़कियों के दिलों से खेल रहे थे। मुझे कैंटीन में आती है तो बहुत सारी लड़कियां सिर्फ उसे ही देख रही थी। बहुत सारे कपल भी मौजूद थे, जहां पर वह अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा हमारी मासूम राहत को देख रही थी। पर राहत तो ये सब बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। ये देख पूरी तरह से अनकंफर्टेबल होने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है या उसका मेकअप कुछ ज्यादा ही हो चुका है। इसकी वजह से वह अपना मोबाइल निकाल कर बार बार देखने की कोशिश कर रही थी कि उसका मेकअप तो सही है ना। पर वह जब मोबाइल में खुद को देखती है तो सब कुछ तो सही लगता है। तभी राहत के कंधे पर एक लड़की हाथ रखकर फ्लर्टी वे में ही हैंडसम कहते हुए वो लड़की वहां से चली जाती है। वहीं उस लड़की के जाने के बाद अपने चेहरे को देखकर क्या कहा उस लड़की ने मुझे, मतलब मैं एक लड़का देख रहा हूँ। भगवान जी, बच गया नहीं बच गई आ। डॉट कहते हुए राहत सभी लड़कियों को अपनी तरफ देखते हुए देखकर अपना सर नीचे झुकाकर खुद से है, पता नहीं ये संकी पागल कैसे लड़कियों को संभालता होगा। उसकी तरफ भी ऐसी लड़कियां देखती होगी ना, तो वो भी कैसे फील करता होगा। आज पता चला कि हैंडसम लड़कों के सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज, कहीं पर भी जाए लड़कियां उन्हें देखती ही रहती है। पर मैं तो एक लड़की हूं ना फिर भी, कहते हुए राहत अजीबोगरीब मुंह बनाने लगती है। तभी एक लड़की जो कब से राहत तो देख रही थी, वो जैसे ही देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहां से एक गया है, तो वो राहत के तरफ आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर एक चिट को अपने होठों पर रखकर उसे किस करके राहत के हाथ में रखकर उसके कान में बेहद सडक्टिव वॉइस में कॉल मी बेबी एनी टाइम डॉट वेटिंग कहकर वहां से फ्लटिंग किस देकर फिर से अपनी जगह पर बैठ जाती है। वही राहत जो अपने में ही थी वह लड़की के ऐसे करने से पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उस लड़की ने उसे क्या कहा। इसी वजह से उस लड़की की तरफ देखने लगती है जो उसे एक पाउट बनाकर देख रही थी, जिसे देखकर राहत अपनी नजरें फेर लेती है। राहत दूसरी तरफ देखकर अपने मन में, राहत बेटा आज तू गई, क्यों तू लड़का बनी, अभी लड़की बनी होती तो ही अच्छा होता है। इन लड़कियों से तो बच जाती। पता नहीं ये लड़कियां कितनी पागल है। हैंडसम लड़का देखा नहीं कि फ्लटिंग स्टार्ट कर दी। ऊपर से इस लड़की के पास उसका बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी इसे मेरे पास आने की जरूरत थी। फीमेल वेटरस मुस्कुराते हुए राहत की तरफ देखकर, सर, उस फीमेल वेटर की आवाज सुनकर राहत अपने होश में आ जाती है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, जी कहिए। वही फीमेल वेटर राहत की हैंडसमनेस देखकर तो एक पल के लिए देखती ही रह जाती है। वो जैसे तैसे खुद पर काबू करते हुए बड़े प्यार से ऑर्डर। उस फीमेल वेटर इसकी बात पर राहत मेनू कार्ड ढूंढने लगती है, फिर जल्दी से एक कॉप ऑर्डर कर देती है। वही वो वेटर इतनी सॉफ्टली उससे बात कर रही थी जैसे कि अभी वो अपना बॉयफ्रेंड बना ले। वही राहत बस मासूम सी शक्लें उसे देख रही थी, क्योंकि उसके अलावा उसे कुछ आता ही नहीं था। उसके जाने के बाद राहत को किसी का कॉल आ जाता है। वो कॉलर आईडी पर आरिज का नाम मुस्कुरा देती है, तो उस कॉल अटेंड करती है तो सामने से आरिज, राहत है कहाँ पर हो, आज तू कॉलेज नहीं आई, कल भी कॉलेज नहीं आई, आखिर कहाँ पर है, मुझे बहुत डर लग रहा था तुम्हारे लिए। ये सुनकर राहत मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ, बस कुछ काम की वजह से बाहर थी। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसी हो और कॉलेज में क्या सिखा रहे थे। इस पर आरिज बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, तुम जानती हो फ्रेशर पार्टी है 2 दिन बाद और हम दोनों को शॉपिंग के लिए जाना है। मैं चाहती हूँ कि फ्रेशर पार्टी में हम दोनों चमकते रहे। इस पर राहत मुंह बनाते हुए, मुझे नहीं कॉलेज में चमकना है, मैं जैसे भी हूँ वैसे ही बहुत अच्छी हूँ। आरिज मुस्कुराते हुए मजाकिया भरे अंदाज में, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें और खूबसूरत होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझे कौन देखेगा। इस पर राहत कुछ नहीं कहती। कुछ देर बात करने के बाद वह कॉल कट कर देती है।
तभी उसकी नजर सभी की तरफ जाती है, जो बड़ी अजीब नजरों से उसे ही देख रहे थे। राहत को अब समझ में आ गया कि वह लड़कों के गेटअप में रहकर लड़कियों वाली बात कर रही थी, जिसकी वजह से वह अपना सर नीचे कर लेती। तभी कॉफी भी आ चुकी थी और राहत अकेले ही कॉफी पी रही थी। इस समय उसने अपना मोबाइल निकाला हुआ था क्योंकि वो सभी लड़कियों के ऐसे देखने से पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील हो चुकी थी। ऊपर से 3 लड़कियों ने तो उसे अपना नंबर तक दे दिया था, जिससे उसे और भी अजीब लग रहा था। वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। तब तक एक शख्स उसके सामने वाली चेयर पर बैठा कर मुस्कुराते हुए, कैसा लगा बेट, एक लड़का बनकर बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही होंगी। वैसे कितने नंबर मिले हैं तुम्हें? उस शख्स की आवाज़ सुनकर राहत अपना सर ऊपर करके बड़ी मासूम शक्ल बनाकर रोने की आवाज़ में, सच में कह रही हूँ, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं लड़का ही क्यों बनी। अच्छा होता कि आपसे मिलने के बाद मैं लड़का बनती। अब ये गेट अपना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहे हैं। ऊपर से ये लड़कियां, मतलब सच में कोई पागल लोग की कमी नहीं है। लड़कियां नंबर देकर फ्लाइंग किस देकर चली जाती है, वो भी उनके बॉयफ्रेंड होते हुए। ऐसा कोई करता है क्या? अच्छा हुआ मैं एक लड़की हूँ, अगर लड़का हो तो पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ता। ये सुन सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए, बेटा यहाँ पर हर कोई आता है, ये नॉर्मल सी बात है, और हैंडसम लड़कों का तो ये रोज का ही है। बस तुम नई नई हो ना इसके लिए। वैसे अगर तुम भी लड़का होती ना तो तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि यह कॉमन सी बात है। जहाँ खूबसूरती मिली वहाँ पर हर कोई आता है। राहत कॉफी पीते हुए मुंह बनाकर, मतलब यहाँ पर खूबसूरती ही इम्पोर्टेंट से क्या? अगर कोई अच्छा ना दिखे तो क्या कोई उससे प्यार नहीं करता? इस पर सामने वाला शख्स उसके बालों को सहलाते हुए, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले तुम। जल्दी से कॉपी कंप्लीट करो, फिर हम दोनों मेरी बाइक से वहां चले जाएंगे। पर याद रहे तुम्हें कुछ भी करके लड़कियों की तरह एक भी बिहेवियर नहीं कहना है। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम्हें प्लेबॉय हो। ये सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोले। प्लेबॉय? पर क्यों, एक नॉर्मल लड़का नहीं वहां पर जा सकता क्या? अंकल राहत को समझाते हुए, देखो राहत, वहां पर जो भी जाता है वो एक अलग कैटेगरी का होता है। तुम्हें वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा। और एक बात, वहां पर मैं तुम्हें रेहान करके बुला लूंगा। तुम्हारा नाम रेहान होगा, याद रखना, भूल मत जाना। इस पर राहत अपना सर हमें हिला देती है। वही अंकल भी उसे अपने साथ अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बड़े से बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं, जहां पर रेड लाइट एरिया लिखा हुआ था। इसे पढ़कर राहत को बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उस गेट के अंदर बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई उसे नजर साफ साफ आ रही थी। उन सभी को देखकर राहत को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उन लड़कियों के कपड़े से लेकर उनके बोलने का तरीका उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था उन सभी की, क्योंकि वह दूर से ही वो देख रही थी कि कैसे वो लड़कियां किसी लड़के को अपनी ओर खींच रही है। वैसे तो राहत हमारी मासूम है, उसे इस बारे में पता ही नहीं है कि वहां पर क्या होता है। बस इसे इतना ही पता है कि वहां पर कुछ बुरा काम होता है। अब क्या, ये तो आगे जाकर ही उसे पता चलेगा। राहत गहरी सांस लेकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है। वो सामने वाले शख्स की तरफ देखकर, अंकल मुझे समझ नहीं आता है यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को क्यों लाया जाता है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र की है फिर भी। इस पर अंकल उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, बेटा यहाँ पर कुछ मजबूरी की वजह से आते हैं, और किसी को यहाँ पर किडनैपिंग या खरीद कर लाया जाता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी एक मानो तो बेहतर यही होगा कि तुम शांत रहो। हम जिस काम के लिए आए हैं वह काम होना चाहिए। अगर वह काम में कुछ भी गलती हो गई और तुम्हारी असलियत इनके सामने आ गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा पाऊंगा, समझ रही हूँ ना। इस पर राहत अपना सर हिला देती है और दोनों ही अंदर की ओर चली जाते हैं। क्या राहत जिस काम के लिए आई है वो काम हो जाएगा? क्या होगा जब राहत रेड लाइट एरिया के बारे में जानेगी? जब ग्राहक कौन लड़कियों का सच पता चलेगा कि तो क्या राहत उनकी कुछ मदद करेगी या अपना काम होकर वहां से चली आएगी? क्या होगा वहां पर राहत के साथ? राहत का लड़कों वाला गेट अप पूरे वक्त रह पाएगा या इस बीच राहत के साथ कुछ होगा? अभी के लिए तो इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे क्या लगता है वहां पर जाने के बाद राहत के साथ क्या होगा? आखिर ऐसा कौन सा काम करने राहत यहाँ पर आई है जो उसे यहाँ पर खींच लाया है? अभी के इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे क्या लगता है कल क्या होगा राहत के साथ? बाकी और कमेंट वगैरह करते रहो और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। CH42 धोखा, मुसीबत और दर्द। राहत गहरी सांस लेकर गेट के सामने खड़ी हो जाती है। वो सामने वाले शख्स की तरफ देखकर,
अंकल मुझे समझ नहीं आता है, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों को क्यों लाया जाता है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र की है, फिर भी। इस पर अंकल उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, बेटा यहाँ पर कुछ मजबूरी की वजह से आते हैं और किसी को यहाँ पर किडनैपिंग या खरीद कर लाया जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी एक मानो तो बेहतर यही होगा कि तुम शांत रहो। हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम होना चाहिए। अगर वो काम में कुछ भी गलती हो गई और तुम्हारी असलियत इनके सामने आ गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा पाऊंगा, समझ रही हूँ ना? इस पर राहत अपना सर हिला देती है और दोनों ही अंदर की ओर चली जाते हैं। वही उन दोनों के जाने के बाद वहां पर एक बाइक आकर रुक जाती है। वो अंधेरे में छुपी हुई थी, अंधेरे से बाहर आकर पूरे ब्लैक ड्रेस अप के साथ उनके पीछे पीछे एक साय की तरह चली जाती है। वही दुआ जैसे ही अंदर आती है तो वहां की लड़कियां उसे बुलाने लगती है, जिससे उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। पर अंकल उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी राहत को फ्लिटी स्माइल देनी पड़ती है। वो उन सभी की तरफ फ्लैट फ्लैट स्माइल दे रही थी, जिसके बदले उसे बहुत ही अजीबोगरीब कम्प्लीमेंट सुनाई दे रहे थे, जिससे उसे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन और इरिटेटिंग महसूस हो रहा था। पर फिर भी वो उनके साथ ऐसे ही लगी हुई थी, जिससे किसी को भी यह न लगे कि वो एक लड़की है। वो ऐसी सभी की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर चली जाती है। वो गौर से उस लड़की को देखती है, जो मैं 19 साल की हूँ। उसे देख राहत को बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी उस लड़की के साइड में एक शख्स आकर बैठ जाता है, जिससे राहत को और भी बुरा लगता है। तभी उसके अंकल उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं, जिससे राहत की नज़र उस लड़की से हटकर सामने की ओर चली जाती है। राहत उस लड़की के साइड में से ही जा रही थी। तभी वो लड़की राहत की तरफ देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट देती है, जिससे राहत भी उससे मुस्कुराने लगती है। वो कुछ सोचकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे हाथों से कुछ इशारा कर देती है, जिससे वो लड़की पहले तो हैरान हो जाती है, फिर बाद में अपना सर हिला देती है। वही राहत के इशारे कोई देख नहीं पाता है, सिवाय वो लड़की और राहत। वही राहत चारों तरफ देखती है, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे पीछे अंकल के जाने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने देखा नहीं था, पर उस परछाई ने ये देख लिया था। उसके चेहरे पर भी एक अजीब मुस्कुराहट आ जाती है। वो उस लड़की को देखता है, जिसकी आंखों में उसे उम्मीद दिख रही थी, जिसे देखकर वो सर हिला देता है और पीछे पीछे उन दोनों के चला जाता है। वही राहत और अंकल दोनों ही एक बड़े से विला के सामने खड़े हो जाते हैं। राहत को कुछ समझ नहीं आता है, तो वो अंकल की तरफ देखती है, तो अंकल उसके कान में, यहीं पर वो रहता है। इस पर आप अपना सर हाँ में हिला देती है। वही अंकल अपना मोबाइल निकाल कर कुछ टाइप करते हैं और फिर मोबाइल वैसे ही रखकर राहत को देखते हैं, जो पूरे विला को देख रहे हैं। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेता है। अंकल राहत को अपने साथ विला के अंदर ले जाता है। विला के अंदर जैसे ही वो राहत को आती है, वैसे ही चारों तरफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बहुत सारे आदमी वहां पर खड़े हो जाते हैं। वही राहत ये सब हैरान इसे देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। वही एक आदमी जिसकी उम्र करीब 40 साल हो सकती है, वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और उसके साइड में 2 लड़कियां उसी के साथ आ रही थी। वो आदमी सीधा बाहर की बड़ी सी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और वो 2 लड़कियां उसके साइड में खड़ी हो जाती हैं। वही राहत ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो चारों तरफ देखने लगती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वो सामने वाला आदमी को देखती है, जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखता पाकर राहत अंकल की तरफ देखती है, जो उसी को ही शैतानी मुस्कुराहट लिए देख रहा है। ये देखकर राहत पूरी तरह से हैरान हो जाती है। राहत हैरान भरी आवाज में, अंकल ये सब क्या है? और यह सारे आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? कहते कहते राहत पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। फिर भी वह गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन लाकर बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके सामने वाले आदमी को देखती है। उसे लगता है शायद यही होगा जो उसकी मदद कर सकता है। इसी वजह से वो शांत आवाज में, क्या आप हैं जिसे मैं मिलने आई हूँ? इस पर वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए, हाँ सही कहा लड़की, तू मुझसे ही मिलना है। आखिर तू यहाँ पर पूरी जिंदगी जो रहने वाली है। ये सुनकर राहत ना समझे, मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर क्यों? मुझे तो बस आपसे कुछ काम था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। इस पर वो आदमी बहुत जोर से हंसते हुए, लगता है इस लड़की को तूने बताया नहीं कि तूने यहाँ पर इसे बेचने के लिए मुझे लाया है, अपना कर्जा मुझसे फिट करने के लिए।
ये सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज में अंकल की तरफ देखकर, आपने तो कहा था यह मेरी मदद करेंगे, पर आपने मुझे इनके पास बेचा है। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ आप तो पापा के दोस्त। तभी राहत की बात बीच में काटते हुए अंकल मुस्कुराते हुए, दोस्त नहीं दुश्मन। तेरा बाप कृष्णा जिससे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। जब तुझे मिला था ना तो मुझे लगा कि तू शायद श्री कृष्णा की बेटी है। तेरे बारे में पूरी डिटेल निकाल दे और देख भगवान मुंह पर कितना मेहरबान है। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था उसी हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि तू कृष्णा की बेटी है। तो मैंने सोचा कि कृष्णा तो अब दुनिया में रहा नहीं तो क्यों ना उसकी बेटी का ही फायदा उठा लिया जाए। वैसे भी बहुत कर्जा बढ़ चुका था मेरा और मुझे कोई चाहिए थी। देखो तुम मिल गई। अब एक अच्छी बच्चे की तरह यहाँ पर काम करती रहना और अंकल को कभी भूलना मत। कहते हुए वो अंकल जोर जोर से उसने लगता है। ये सुनकर राहत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो जमीन पर बैठ जाती है और रोते हुए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मुझे कैसे बेच सकते हैं? इस पर वह उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसके चेहरे को पर करके, बेटी तो नहीं होना और वैसे भी अगर मेरी बेटी भी होती तो उसे भी मैं ही बेच देता। ये सुनकर राहत अपने बालों को से छुड़ाते हुए उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए, तुम सच में इंसान हो। इंसान कहने के लायक भी नहीं हो, तुम कैसे किसी की बेटी को यहाँ बेच सकते हो? छी! राहत के मारने से वो अंकल अपने गाल को सहलाने लगता है। उसके गालों पर वह थप्पड़ जोर से लगा था, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में राहत के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए उसके ही चेहरे को पकड़कर गुस्से भरी आवाज में, तुमने जो किया है ना इसके बदले में तुम्हारी जान भी ले सकता था। पर मैंने तुम्हें बेचा है, अब तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। पर इस थप्पड़ के बदले तुम्हें रोज रोज कोई ना कोई नोचता आएगा और पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही रहोगी एक मिस्ट्रेस बनकर। इतना कहकर वो राहत को छोड़ देता है। तभी उसके कानों में उस आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो उस लड़की पर हाथ उठा रहा है? पता है ये सकी खूबसूरती का कितना पैसा मिलेगा मुझे? तुझे जो पैसा बोला है ना उसमें से आधे पैसे तुझे दे दूंगा, यार से निकल अब। कहते हुए वो आदमी अपनी दोनों तरफ खड़ी लड़कियों की तरफ देखकर, जाओ इसे तैयार करो। आज रात यही हमारे महफिल में नाचेगी। बहुत खूबसूरत है साली, पैसे बहुत मिलेंगे इसके। वही राहत जमीन पर लेटी है। वह ये सब सुन रही थी। वह जैसे तैसे करके अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड उसके बालों को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे राहत के सर पर लग जाता है और वह वहीं बेहोश होने की कगार पर आने लगती है। वो आदमी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, साले काली तेरी अकल का घुटनों में गई है। मारना चाहता है इस लड़की को, साले तेरी वजह से इस लड़की को इतनी चोट लग गई। अब क्या महफिल में तू नाचेगा, साला कुत्ता कामिना कहीं का? अगर ये लड़की बेहोश हो गई ना, तो तुझे ही मैं लहंगा चोली पहनकर सभी के सामने नंचाऊंगा। मत तारानकन 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 की औलाद, उठा इस लड़की को आराम से ले जा। तभी उन सभी के कानों में एक ठंडी आवाज आती है, महफिल भी बनेगी और महफिल में नाचेगा भी तू। बहुत नचाने का शौक है ना? तुझे बिना कपड़ों के सबके सामने ना नाचता हूँ। यह आवाज सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं। वही राहत जो अपनी आधी खुली आंखों से ये सब देख रही थी, वह किसी काले साए को देखते देखते बेहोश होते आती है। वह काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आखिर क्या होने वाला है राहत के साथ? क्या राहत बच पाएगी या इसे दलदल में कहीं डूब जाएगी? कौन है वो साया और क्या वो बचा पाएगा राहत को? आखिर क्या होने वाला है राहत के साथ? अब कौन सा खेल खेलेगी उसकी मासूमियत उसके साथ? अभी के लिए पर इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे क्या लगता है कौन हो सकता है यह मुझे कमेंट करके बताइए जरूर, और अगर कोई कमेंट नहीं करता है तो कमेंट करो, बाकी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आप लोग तो ज्यादा कोई करता ही नहीं है, और जो करता है तो उन्हें तो दिल से ही थैंक यू कहना चाहूंगी। यार करता है इसके लिए हमेशा ही पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है और चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर आती है। CH43 कम ऑन, इसे क्यों बचा कर रखा है, इसे भी उतार दो। वो आदमी अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, साले काली तेरी अकल का घुटनों में गई है। मारना चाहता है इस लड़की को, साले तेरी वजह से इस लड़की को इतनी चोट लग गई। अब क्या महफिल में तू नाचेगा, साला कुत्ता कामिना कहीं का? अगर ये लड़की बेहोश हो गई ना, तो तुझे ही मैं लहंगा चोली पहनकर सभी के सामने नंचाऊंगा। तारानकन 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 की औलाद, उठा इस लड़की को आराम से ले जा। तभी उन सभी के कानों में एक ठंडी आवाज आती है, महफिल भी बनेगी और महफिल में नाचेगा भी तू। बहुत नचाने का शौक है ना?
तुझे बिना कपड़ों के सबके सामने ना नाचता हूँ। यह आवाज़ सुनकर सभी उस तरफ देखने लगते हैं। वही राहत जो अपनी आधी खुली आंखों से ये सब देख रही थी, वो किसी काले साए को देखते देखते बेहोश होते आती है। वो काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो साया राहत के पास धीरे धीरे कदमों से आ रहा था। उसने पूरी तरह से अपने आप को काले कपड़े में कवर किया था। वो अपने घुटनों के बल बैठकर राहत के बालों को उसके कान के पीछे कर देता है, जिससे राहत के सर पर लगी चोट दिखने लगती है। वो ज्यादा गहरी नहीं थी, पर हाँ इतनी जरूरत थी कि उसे खून बहे जा रहा था। वही वो साया राहत के उसी चोट लगी हुई जगह पर अपनी उंगली को रख देता है, जिससे उसकी 2 उंगली पर राहत का खून आने लगता है। उस खून को देखकर अपनी आंखें बंद करके अपने मांस और अपने उड़ी को नीचे कर देता है। वो अपनी डेडली सिल्वर आइज से खून को देखते हुए ठंडी आवाज में बैड बैड डॉट बैड कैंडी, हर बार मैंने कहा था कि मासूमियत बहुत बुरी चीज होती है। क्यों किसी पर ट्रस्ट करती हूँ? अब ट्रस्ट किया तो देखो इसके बदले तुम्हें क्या मिला। पर तुमने इस ट्रस्ट को किसी और को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। फिलहाल तो तुम्हें जिसने चोट पहुंचाया है उन्हें पहले हेल में पहुंचा कर आता हूँ। कहते हुए वह साया सबकी तरफ देखने लगता है। ये साया और कोई नहीं वश है, जो सभी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके इसी मुस्कुराने से सभी को अजीब के साथ एक अलग सा डर भी महसूस होने लगता है। वही वश की स्माइल अब हंसी में बदल चुकी थी। वो किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके से हंसने से वही वहां मौजूद हर एक शख्स अब डरने लगा था। वश ऐसे ही हंसे जा रहा था कि तभी दरवाजा खुलता है और वहां से ब्लैक क्लॉथ वेयर किए हुए बॉडीगार्ड्स, जिनके हाथों में वेपन मौजूद थे, वह सभी एक एक करके पूरे विला को घेर लेते हैं। उस पूरे विला को सारे बॉडीगार्ड्स घेर लेते हैं, जिनसे यह पता लगाना नामुमकिन था कि आखिर वह कितने हैं। शायद वह 1000 होंगे या हजारों के ऊपर, ये तो नहीं पता। पर हाँ, उन सभी के मांस पर ब्लैक नाइट लिखा हुआ था, जो सिल्वर कलर का था। वही वो अंकल जिसने राहत को यहाँ पर लाया था। अब उसके हाथ पर कांपने लगे थे, क्योंकि वश उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जिससे वह वहां से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वो उसे जमीन पर लेटा कर अपने हाथों से पीटने लगते हैं। उसकी आवाज है उस हॉल में सुनाई देती है, जिससे सभी की रूह तक आप उठ जाती है, क्योंकि वह आवाज कम और रोने की आवाज ज्यादा थी। उसके चिल्लाने से हर किसी को बहुत डर लग रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि वो सब अब मौत के नजदीक है। वही वश काली जिसने राहत को जमीन पर फेंका था, उसकी तरह बढ़ जाता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर काली के पैर कांपने लगते हैं। वो जल्दी से उसके घुटनों में जाकर गिड़गिड़ाते हुए, मालिक माफ करो मालिक, मालिक इस लड़की को आप ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ मैं उस लड़की के पीछे जो भी आएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर मालिक प्लीज मुझे कुछ मत करना। वश काली की बात पर उसे जोरदार लात मार देता है, जिससे वो जमीन पर लेट जाता है। तो वश अपनी शूज को नोक से काली की चीन को ऊपर करके मुस्कुराते हुए, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत चाहिए? क्या सच में तेरे जैसे 2 कौड़ी के नौकर की नाइट को कोई जरूरत है? क्या सच में भस्मा, हम क्या ब्लैक अब किसी काम के नहीं रहे? ये सुनकर भस्मा अपना सर झुका है, उसके सामने खड़ा होकर, ब्लैक नाइट, डू यू वॉन्ट टू हैव अ ट्रायल? वश भस्मा की बात सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, हम ट्रायल इंटरेस्टिंग डॉट लेट एस शो, तब तक मैं अपनी कैंडी को अच्छे से देख कर आता हूँ। कहते हुए वश राहत की तरफ बढ़ जाता है। उसने अपने 2 कदम ही आगे लिए होंगे, उससे चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह राहत की तरफ बढ़ते बढ़ते उस आदमी के बॉडीगार्ड्स की चीखें उसके कानों तक बंद हो जाती है, क्योंकि वह सभी मर चुके थे और वहां पर एक अलग ही खून की होली रंगी थी, जिसे वह द ब्लड जोन लग रहा था। अब बचे थे सिर्फ 3 वो आदमी, अंकल और काली। वश राहत को एक अच्छी सी चेयर पर बैठा देता है। राहत इस समय बेहोश थी, पर उसके गोरे चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, जिससे उसके होठों पर हल्का सा खून भी आ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर वश, जिसका चेहरा अब तक पूरी तरह से शांत दिख रहा था, अब वो डेमन लग रहा था। उसकी सिल्वर आइज जिसमें अब ब्लडी लस्ट दिख रहे थे। वो जैसे ही पीछे घूमता है, हर कोई अपना सर नीचे करता है। यहाँ तक कि भस्मा की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वश की तरफ नजर उठाकर देखे, क्योंकि इस समय वश उसे कोई हेल्स डेमन लग रहा था, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसके चेहरे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। वो साफ साफ वहां पर डार्क ऑरा फील कर सकता था। उसके कदम खुद पीछे हो जाते हैं। वही वो तीनों अब तक जमीन पर बैठे हुए थे।
उनकी हालत को सही नहीं थी। तो वही वश अपना हाथ आगे करता है तो भस्मा उसके हाथों में एक डेडली नाइफ जो वश का सबसे फेवरेट वेपन है वो उसके हाथों में रख देता है। अगर बात करें डेडली नाइफ की तो वो कुछ अलग ही तरह का बना हुआ था। उसे देखकर ही कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर उसका एक हल्का सा भी कट लगा तो वो कितना ज्यादा जख्म दे सकता है। वही वश डेडली नाइफ अपने हाथों में लिए पहले उस अंकल की तरफ बढ़ जाता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़कर उस नाइफ को उसके चेहरे की तरफ ले जाता हुए गोल गोल उसके चेहरे पर घुमाते हुए, मेरी कैंडी ने तुम पर ट्रस्ट किया था जो वो मुझ पर नहीं करती। अब देखो उसने तुम पर ट्रस्ट करके क्या मिलना है। उससे मैंने बहुत बार कहा था कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर उसने किया। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। मेरी कैंडी का प्राइसलेस ट्रस्ट तोड़ने की सजा होती है। कहते हुए वश उस नाइफ को उस अंकल के चेहरे के गोल घुमा देता है और खुद साइड में खड़ा हो जाता है। देखते देखते उस अंकल के चेहरे से उसकी स्किन बाहर निकलती है और उसका स्कल देखने लगता है। इसी के साथ उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर भस्मा एक गहरी सांस लेता है। उसे उम्मीद भी यही थी। वही उस अंकल की हालत को देखकर काली और वह आदमी दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। वही वश अंकल को वैसे ही छोड़कर काली की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें तो आ चुकी थी, जिससे वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। वो काली की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर, क्या हुआ, डर लग रहा है? पर मैंने तो कुछ नहीं किया, देखो। कहते हुए वश अपने नाइफ को काली के सामने कर देता है, जिसे काली डर से कांपने लगता है। वह जल्दी से अपना सरनामे हिलाने लगती है। वह अपनी लड़खड़ाते आवाज में, मालिक, मालिक छोड़ दो ना, देखो, देखो मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी ऐसे काम पर नहीं आऊंगा। मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। माफ कर दो, पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा। इस पर वश बस अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराने लगता है। वह उसकी हाथों को देखता है, उसके उस हाथ को पकड़ता है जिस हाथ से उसने राहत के बाल पकड़े थे और उसे जोर से वहां पर फेंका था। वही वो उस हाथों को देखकर अजीब तरह मुस्कुराते हुए, इन्हीं हाथों से तूने मेरी कैंडी को जमीन पर फेंका था ना। अगर यह हाथ ना रहे तो, कहते हुए पागलों की तरह उस हाथ को देखते हुए हंसने लगता है। फिर एक ही वार से उसके हाथ को बेरहमी से काट देता है, जिसे काली जोर जोर से चीखने लगता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर वश गहरी सांस लेकर उस नाइफ को बिना देर किए उसके गर्दन के बीचों बीच डाल देता है, जिससे काली की आंखें बड़ी हो जाती है और उन आंखों से खून आने लगता है और वहीं पर ही मर जाता है। वही वश उस नाइफ को अपने हाथों में लिए उसे गूगल कुल घुमाते हुए गहरी सांस लेकर, हम माई हेड हर्ट्स व्हेन समवन शाउट्स लाउडर देन मी। डॉट और यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर उस आदमी की तरफ जाकर मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें बहुत नचाने का शौक है ना। चलो मैं आज तुझे नाचता हूँ। अपने कपड़े उतारो और यहाँ पर नाच के दिखाओ, तब मैं कुछ सोच लूंगा। कहते हुए वश उस आदमी की तरफ ना जाकर राहत जिस पर है उसकी तरफ चला जाता है। वह राहत के चेहरे को गौर से देखता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर उसी चेयर पर बैठकर उसे अपनी लैप पर बैठा देता है। वही वश की इस बात पर वह आदमी सभी की तरफ देखता है, तो सभी आराम के साथ उसे देख रहे थे। उस आदमी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसे अपनी जान प्यारी थी, जिसकी वजह से वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। वह अब अपने बॉक्सी में ही था। ये देखकर वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके, लड़कियों को तो तुम कपड़े उतारते हो, अब तुम्हें कौन सी शर्म आ गई? तुम बहुत बुरी बात, दैट्स नॉट फेयर। डॉट डॉट कम ऑन, इसे क्यों बचा कर रखा है, इसे भी उतार दो। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसे आज का चैप्टर मैंने बड़ा देने का ट्राई किया है और कैसा लगा यार जो कमेंट करके बताए। बाकी मिलते हैं कल, क्या होगा हमारी दुआ के साथ जब उसकी आंखें खुलेगी। CH44 द लॉस्ट एयर ऑफ मर्डरर। वही वश की इस बात पर वह आदमी सभी की तरफ देखता है, तो सभी आराम के साथ उसे देख रहे थे। उस आदमी को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसे अपनी जान प्यारी थी, जिसकी वजह से वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। वह अब अपने बॉक्सी में ही था। ये देखकर वश अपनी गर्दन टेढ़ी करके, लड़कियों को तो तुम कपड़े उतारते हो, अब तुम्हें कौन सी शर्म आ गई? तुम बहुत बुरी बात, दैट्स नॉट फेयर। कम ऑन, इसे क्यों बचा कर रखा है, इसे भी उतार दो। सुनकर वह आदमी पूरी तरह से डर जाता है। उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। वह धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देता है। तभी वश, जिसने राहत के चेहरे को अपने सीने पर रखा था, उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराकर, भस्मा जरा कोई अच्छा सा गाना लगा दो।
वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट कर ही सकता है ये सुनकर भस्म अपना सर हिला देता है और वहां की म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके गाना लगा देता है, जिससे वह आदमी नाचने लगता है। उसे बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह था तो इस ठेके का मालिक, पर आज वो एक नचनिया बन चुका था। वह आदमी सभी के सामने आकर नाचने लगता है। तभी गाना भी शुरू हो जाता है और उसी के हिसाब से वह नाचना भी शुरू कर देता है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी, नैन शराबी, चाल नवाबी रे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। शिल्पा सा फिगर, बेबोसी अदा है मेरे झटके में फिल्मी मजा, रे फिल्मी मजा, हाय तू ना जाने मेरे नखरे पे लाखों रुपया उड़ा लो, मैं टकसाल हुई डार्लिंग तेरे लिए, सिनेमा हॉल हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। वही वश के बॉडीगार्ड से जो खड़े थे, वह अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, जैसे वह कोई नचनिया हो, जिससे वह आदमी और भी बेइज्जत महसूस करने लगता है। हो मुन्नी रे, तेरा गली गली में चर्चा रे है, जवा इसका पर्चा रे, हो मुन्नी रे। कैसे अनाड़ी से पाला पड़ा, जी पाला पड़ा बिना रुपए के आगे खड़ा, मेरे पीछे पड़ा पोपट ना जाने मेरे पीछे वो साफू पोपट ना जाने मेरे पीछे, सैदू से लेके लंबू पड़ा आइटम, ये आम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। है तुझमें पूरी बोतल का नशा, कर दे बुढ़ापे को पल में जवां, कर दे जवां होठों पे गाली, तेरी आंखें दुलाली होठों पे गाली, तेरी आंखें दुलाली रे, लेती है जिया तू आइटम बॉम्ब हुई डार्लिंग मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग मेरे लिए, अमिया से आम हुई डार्लिंग मेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग मेरे, सिनेमा हॉल तेरे 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 लिए, हाँ रे बदनाम हुई, हाँ जी हाँ तेरे लिए, ले सरे आम हुई डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तेरे लिए। वह आदमी वैसे ही नाच रहा था कि तभी वश जिस तरह से मुस्कुराते हुए भस्मा की तरफ देखता है, तो भस्मा अपने एक आदमी की तरफ इशारा कर देता है, तो उसके हाथों से एक स्वॉर्ड जिसका नाम कटाना, उसे निकालकर एक ही झटके में उस आदमी का सर को उसके शरीर से अलग कर देता है। वह नाचते नाचते वहीं पर ही लेट जाता है। उस आदमी के मरने के बाद वह राहत के गर्दन को स्मेल करते हुए सामने देखकर अपनी आंखें बंद करके हैवी हैवी ब्रेथ करते हुए अपनी आंखें खोलकर अपनी गर्दन को तेरी करके बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए डेंजरस वॉइस में, द लॉस्ट एयर ऑफ मर्डर एक सुकून है इस एयर में, तुम्हें पता है, ये हवा मुझे यह महसूस करवा देती है कि मैं एक नाइट हूँ, नाइट, आई एम अ ब्लडी नाइट, आई एम फकिंग हेल नाइट। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज सुनकर वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स अपना सर झुका लेते हैं। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना सर ऊपर करके वश को देखें। वश अपनी बाहों में राहत को लिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक डेमन किंग उसने अपनी बाहों में एक खूबसूरत और नाजुक सी प्रिंसेस को लिए उसके थ्रोन पर बैठ है। वही भस्मा अपनी नजरें धीरे से ऊपर उतर के वश देखने लगता है। वह वश को देखकर अपने मन में, नाइट किसके लिए, किसी की मौत कोई मायने नहीं रखती। आज वह इस लड़की के पीछे यहाँ पर आया है, जिसके लिए वक्त और काम बहुत मायने रखती हैं। जो यहाँ पर आया है, मतलब जरूर यह आगे जाकर यह नाइट की विमेन होने वाली है। कहते कहते वह घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके ऐसे बैठने से सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अगर भस्मा की बात करें तो वो वही शख्स है जो वश को जेल में मिला था और उसका साथ दिया था, और आज वह उसके साथ यहाँ पर है। वही वश राहत के चेहरे को देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके वे अपनी एक उंगली को राहत के चेहरे पर लाकर उसे गोल गोल घुमाते हुए, अब तुम्हारी बारी कैंडी, तुमने गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलेगी ना, नहीं तो तुम बहुत बिगड़ जाओगी और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी हद से बाहर जाए। कहते हुए वो राहत को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। वही भस्मा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वहां की बस्ती जहां पर वह लोग काम करते थे, वह सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। कोई भी वश और राहत का चेहरा नहीं देखता, क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को घेरे हुए था, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं है कि अंदर कौन शख्स है। वही लड़की जिसे राहत ने देखा था वो ये सब देख रही थी। वह मौका पाकर उसी भीड़ में कहीं गायब सी होने लगती है। वह लड़की एक नजर पीछे बस्ती को देखती है, फिर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी वह किसी से टकरा जाती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती हैं। उसके सर पर हल्की सी चोट लगती है। फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने सर को सहलाते हुए अपना सर ऊपर करके देखती है, तो सामने वाले शख्स को देखकर वह डर जाती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं भस्मा था, जो उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। वही वह लड़की अपना सर झुका है। वह अपनी शांत आवाज में बड़ी मासूमियत से, सॉरी मेरी नजर नहीं गई, मुझे माफ कर दीजिए, कहते हुए वह लड़की वहां से जाने वाले थे कि तभी भस्मा उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है।
वही भस्मा उसे गौर से देखते हुए, भागने का रास्ता अच्छा ढूंढ लिया है, पर भागने से पहले ये सोचो कि तुम जाओगी कहाँ। ये सुनकर वह लड़की बड़ी मासूमियत से, बस मुझे यहाँ से कहीं भी जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं है, जो रास्ता मिलेगा उसमें कहीं गुम सी हो जाऊंगी, पर वापस मैं इस जगह पर बिल्कुल नहीं आऊंगी। ये सुनकर भस्मा कुछ सोचता है और फिर अपने कार का दरवाजा खोल देता है, जिससे वह लड़की बिना सोचे समझे उसके कार में बैठ जाती है और भस्मा भी अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से वह दोनों चले जाते हैं। वश के जाने के बाद करीब आधे घंटे बाद वहां पर कार्स की लाइन लगी हुई थी गेट के सामने। 15 से 20 कार आकर रुक जाती हैं। उन कार में से सभी बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। तभी बीच वाली कार का दरवाजा एक बॉडीगार्ड खोल देता है और उस कार से बाहर आ जाता है तेजपाल और उसके पीछे पीछे रवि। वह सभी कोठे के अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे वश राहत को अपनी गोद में उठाए कार से बाहर आ जाता है। जैसे ही वश कार में से बाहर आ जाता है, वह कार वहां से फुल स्पीड में चले जाते हैं और वही वश अपनी गोद में राहत को लिए अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद वह राहत को उसके अपार्टमेंट में न लेकर खुद के अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। उसे अपने रूम में लाकर उसे अपने किंग साइज बेड पर लेटा देता है। उससे दूर रहकर उसके चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था, और साथ ही साथ उसके सर पर जो हल्का घाव था, उससे खून आना तो बंद हो चुका था, पर वहां पर थोड़ा सा खून बचा हुआ था। उसके चेहरे को देख वश एक गहरी सांस लेकर वहां से अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वश कल आधे घंटे बाद एक टॉवल में अपनी लोअर बॉडी को कवर करके हाथों में एक छोटा सा बाउल और उसमें एक कॉटन का कपड़ा लिए राहत की तरफ बढ़ जाता है। वह राहत के चेहरे को देखता है, फिर उसके साइड में बैठकर उसके कपड़े निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके कपड़े निकाल देता है। अपना राहत सिर्फ अपने प्राइवेट कपड़ों में थी। उसके शरीर को देखकर वश एक ठंडी आहें भरता है। उसके चेहरे पर एक साइकोटिक स्माइल आ जाती है, जिसे उसके हल्के से दांत देखने लगते हैं और उसके चेहरे पर की वह स्माइल बेहद खतरनाक बना रही थी उसे। वही वश राहत के कपड़ों को निकालकर उस कॉटन के कपड़ों से उसके पूरे बॉडी को क्लीन करने लगता है। उसने उसके प्राइवेट कपड़े निकाले नहीं थे, वह तो उसके बॉडी पर थे और उसके पूरे बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करे जा रहा था। उसके पूरे शरीर को क्लीन करने के बाद उसके चेहरे की तरफ बढ़ जाता है। चोट पर मलहम लगाकर हल्की सी पट्टी लगा लेता है और होठों पर वह हल्का सा मलहम लगाकर उसके चेहरे को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अपना एक वाइट कलर का टी शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह उस वाइट टी शर्ट को कभी देखता है, तो कभी राहत को जो बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी उसे। इसे देखकर वश मासूम सा चेहरा बनाए पर होठों पर सनक भरी मुस्कुराहट लिए बड़ी अजीब तरह से, कैंडी तुम बहुत बुरी हो, देखो अब मैं तुम्हारे पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे, सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम वहां पर नहीं जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, पर देखो मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, पर तुम हो जो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रही हूँ। बैड कैंडी डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह कहते हुए वो राहत के बेहद नजदीक चला जाता है और उसके पूरे कपड़े को निकाल देता है और उसे टी शर्ट भी पहना देता है। उसे टी शर्ट पहनाने के बाद उसके गालों को हल्का हल्का सहलाने लगता है। वह वैसे ही ब्लैक बॉक्सी पहने राहत के साइड में लेट जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके सर को हल्के से अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। वह सीलिंग की ओर देखता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। अब देखना यह बाकी है कि कल हमारी मासूम राहत को वश क्या सजा देता है। क्या होने वाला है कल जब उसे यह पता चलेगा कि वश उसके कपड़े बदले हुए हैं। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी मैं एपिसोड बढ़ा देने का ट्राई कर रही हूँ और एक दिन में 2 एपिसोड यार हो नहीं सकता, पर कभी टाइम मिले तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। CH45 संयम का हैप्पी को धमकी देना। उसे इसे देखकर वश मासूम सा चेहरा बनाए पर होठों पर सनक भरी मुस्कुराहट लिए बड़ी अजीब तरह से, कैंडी तुम बहुत बुरी हो, देखो अब मैं तुम्हारे पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे, सारी गलती तुम्हारी है, अगर तुम वहां पर नहीं जाती तो मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता, पर देखो मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, पर तुम हो जो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रही हूँ। बैड कैंडी कहते हुए वो राहत के बेहद नजदीक चला जाता है और उसके पूरे कपड़े को निकाल देता है और उसे टी शर्ट भी पहना देता है। उसे टी शर्ट पहनाने के बाद उसके गालों को हल्का हल्का सहलाने लगता है।
वह वैसे ही ब्लैक बॉक्सी पहने राहत के साइड में लेट जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके सर को हल्के से अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। वह सीलिंग की ओर देखता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। ये तो वश तो आराम के साथ सो चुका था, पर किसी की नींद थी जो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। महेश्वरी विला के अंदर संयम अपने कमरे में बैठा हुआ था। इस समय उसके सर में बहुत दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से वह सोफे पर बैठी अपने सर को दबाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई नोक करता है, जिससे संयम अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे ही संयम दरवाजा खोलता है, तो सामने उसका पर्सनल असिस्टेंट मानव खड़ा था। मानव संयम के हाथों में फाइल देते हुए, बॉस ये सारी डिटेल्स है। संयम मानव के हाथों से उस फाइल को लिए उस फाइल को देखने लगता है। फिर अपना सर हिलाकर हम कहकर दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद करने के बाद वह सीधा सोफे पर चला जाता है। सोफे पर आकर वह फाइल ओपन करता है, तो सामने हैप्पी की पूरी डिटेल्स से मिलती है, जहां पर उसके कॉलेज से लेकर उसके अनाथ आश्रम से उसकी उम्र तो 22-23 है। सब कुछ जानने के बाद उसकी नज़र उसके कांटेक्ट नंबर पर चली जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट से निकालकर हैप्पी का नंबर डायल कर देता है। 3 रिंग में ही हैप्पी कॉल उठा लेती है। संयम के कानों में हैप्पी की प्यारी आवाज सुनाई देती है, हेलो जी कौन? हेलो मेनू जवाब तो दो। सामने से जब हैप्पी को आवाज सुनाई नहीं देती है, तो गुस्से में कॉल कट करके वालों से जाने ही वाली थी कि फिर से कॉल आ जाता है। कॉल को अटेंड करके गुस्से भरी आवाज में तुसी कौन हो? अगर हैप्पी को गुस्सा आ गया ना तुम जहां पर हो ना वहीं पर आकर तुसी ना सर फोड़ दूंगी ब। ताओ कौन है? कब से हैप्पी को परेशान किया जा रहा है? तभी हैप्पी के कानों में संयम की आवाज सुनाई देती है, बकबक कितनी बात करती हूँ। सामने वाले को बात तो करने को दो, तो ही मैं कुछ बात करूंगा। तुम तो बहुत बुरी हूँ, मुझे बिना बताए वहां से चली गई। ये तो अच्छी बात नहीं है। बकबक सुन हैप्पी को संयम की याद आ जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोले, तुसी मेरा नंबर कहाँ मिला? देखो जी हैप्पी, आपके घर में कोई चोरी करने नहीं आई थी, तो मेरा पीछा छोड़ दो। वैसे भी हैप्पी को बहुत सारा काम है, तो आप ही के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो तुसी ना अपने काम से काम रखो और हैप्पी को अपने काम से काम रखने दो। क्यों किसी की जिंदगी में अपनी 2 इंच की नाक आड़ा रहे हो? सही हम अपनी नोज के बारे में ऐसे भद्दा सा कमेंट हैप्पी के मुंह से सुनकर अपनी छोटी करके, बकबक तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही कहने लगे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे नोज के बारे में बात करे। इस पर हैप्पी मुस्कुराते हुए, देखो जी जो सच है वही बता रही हैप्पी। वैसे भी आपकी नाक है इतनी बड़ी है कि इसमें हैप्पी कर ही क्या सकती है? ये सुनकर संयम सोचते हुए मुस्कुराकर, मिस बकबक तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ? या तुम जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ उस अपार्टमेंट को इलीगल कहकर तुम्हें जेल भेज दूँ? या तुम्हारे उस अनाथ आश्रम में जो गवर्नमेंट का काम चालू है वह अगर बंद हो गया तो? ये सुनकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्लाते हुए, तुसी यह बहुत बुरी बात कर रहे हो। आप एक प्रेसिडेंट होकर मेरी जैसी बच्ची के साथ आप ये सब करेंगे? तुसी बहुत बहुत बुरे हो। तुसी ना गलत काम कर रहे हो। मैं आपके ऊपर में कंप्लेंट करूंगी कि तुसी हैप्पी को धमकी दे रहे हैं। हैप्पी कीमत पर संयम जोर जोर से हंसते हुए, अच्छा क्या करोगे कंप्लेंट? क्या तुम्हें लगता है बकबक कि तुमने अगर कंप्लेंट कर दी तो मेरा कोई कुछ कर सकता है? मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई गले का चोर नहीं हूँ, जो तुम्हारी एक कंप्लेंट पर पूरी पुलिस ऑफिसर आकर मुझे अरेस्ट करेंगे। ये सुनकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मायूसी भरी आवाज में, तो आप हैप्पी को क्यों परेशान कर रहे हैं मुंह ने? बता देना मैंने तुसी की करिया। हैप्पी की बात सुनकर संयम कुछ समझ नहीं आता, वह ना समझे में क्या। बकबक पहले तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तू जो भी है वह साफ साफ कहो। ये सुनकर हैप्पी बड़ी मासूमियत से, मेनू कहने का मतलब ये सी कि मैंने तुसी क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर संयम अपने दिल पर हाथ रखकर बड़े अजीब अंदाज में, तुमने तो मेरा नींद चैन सब कुछ चुरा लिया है। क्या है ना तुम्हारी यह मासूम आंखें, तुम्हारी वह चेहरा मुझे पागल बना रहा है। अब मन कर रहा है कि जल्दी ही तुम्हें मैं अपना बनाऊं, पर उससे पहले तुम्हारा ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट की वाइफ ग्रेजुएट भी नहीं हुई है। संयम की अजीबोगरीब बात सुनकर हैप्पी मुंह बनाते हुए, प्रेसिडेंट की वाइफ?
तुसी ठीक तो हो? मेनू कहने का मतलब ये सी कि तेनू किसने कहा कि मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ? मेनू बहुत अच्छे से दिन जा रहे हैं। उसमें मुझे कोई अब गबर रास्ते नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मेनू आपकी वाइफ नहीं बनना। संयम ठंडे आवाज में, तुमसे पूछ कौन रहा है बकबक। वैसे सुना है तुम्हारे अपार्टमेंट का रेंट नहीं भरा है। और तुम्हारी रेंट ओनर बहुत चिल्ला रही है तुम पर। तो क्यों ना तुम मेरे ही अपार्टमेंट में आ जाओ। वैसे भी मैं भी अकेला रहता हूँ। अगर तुम आ गई तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। संयम की बात सुनकर हैप्पी हैरानी भरी आवाज में, क्या तुसी कैसे पता मेरी रेंट मालिक मुझ पर चिल्ला रही है? क्या किसी को स्पाइडर दया मेरे पीछे या कोई कैमरा? कहते हुए हैप्पी चारों तरफ देखने लगती है, फिर मुंह बनाते हुए, वैसे भी हैप्पी को किसी की जरूरत नहीं है। हैप्पी अपना घर ढूंढ सकते हैं। मेनू तुसी साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बाय गॉड के वास्ते तुसी मेनू बख्श दो। बाय गुरु, तुसी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। इस पर संयम जोर जोर से हंसते हुए बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, ये तो मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे बाय गुरु से कहना कि जल्दी से हम दोनों की शादी कर दे, ये हो सकता है उनसे, और यह भी मेरी बड़ी वाली मनोकामना है। वैसे कल सुबह मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। सामान के साथ रेडी रहना। अगर गलती से भी तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया तो तुम्हारा अनाथ आश्रम तो है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी पर वेस्ट करूं। तो बेहतर होगा कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कहते हुए संयम बिना हैप्पी की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही हैप्पी भी सदमे में वहीं पर ही बैठ जाती है। शेयर सब्सक्राइब दबा कर करो, तभी एपिसोड जल्दी आएगा, नहीं तो ऐसे ही ले आएगा एपिसोड। आज के लिए बस इतना। हाई भ्यो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा।